सो हेलो फ्रेंड्स, आई हैव गोट द मटेरियल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन बीएससी थर्ड ईयर। जैसे कि आपको पता है, आज का टॉपिक रहेगा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। क्या होता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस? चलिए उसमें हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले ये वीडियो को पूरा लास्ट तक आपको देखना है ताकि आप अच्छे से समझ सको। अब देखिए, यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं इसका थ्योरी, किस तरह डी ब्रोगली नाम के एक साइंटिस्ट थे, किस तरह से उन्होंने रिसर्च करने के बाद एक थ्योरी दिया जिसको हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहते हैं। चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखो क्या करा। इन द ईयर 1924 लुइस डी ब्रोगली propounded that just as light has dual nature in the same way both wave and which properties are found in matter. To this statement is called de Broglie hypothesis. अब यहाँ चलिए हम समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि मैं आपको भी इंग्लिश में लिख दिया हूँ, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम के लिए स्टूडेंट के लिए। मैं यहाँ पे इंग्लिश में तो जरूर लिखा हूँ, लेकिन हिंदी में मैं समझा देता हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में इस व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। उन नंबर सेव करके आप वहाँ ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। एंड टेलीग्राम में ओम नॉलेज के नाम से हमारा चैनल अर्थात आपका चैनल है, आप वहाँ पे स्टडी करो। चलिए देखते हैं। देखिए, डी ब्रोगली जो है साइंटिस्ट थे। चलिए आप मन में इमेजिन करो कि सन 1924 में लुइस डी ब्रोगली ने यह प्रतिपादित किया। क्या प्रतिपादित किया? चलिए समझते हैं। जिस प्रकार लाइट की डुअल नेचर होता है, जैसे आपको पता है, आप पढ़े होंगे सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, 12th क्लास में भी पढ़े होंगे। जिस प्रकार लाइट की डुअल नेचर होती है, उसी प्रकार पदार्थों में भी तरंग एवं कण यानी कि वेव एंड पार्टिकल दोनों ही गुण पाए जाते हैं। यह कथन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली परिकल्पना कहलाई। फिर से सुन लो एक बार। सन 1924 में लुइस डी ब्रोगली ने, साइंटिस्ट जो थे, यह प्रतिपादित किया कि जिस प्रकार लाइट की कौन सी नेचर होती है? डुअल नेचर होती है। एक होता है कौन सा? वेव नेचर, एक होता है पार्टिकल नेचर। ये तो मैं आपको इसमें पहले भी बता चुका हूं। अब मैं देखिए आगे, उसी प्रकार आगे चल के जब लुइस डी ब्रोगली ने रिसर्च किया तो उसमें पता चला कि जिस प्रकार लाइट की द्वैतीय प्रकृति होती है, डुअल नेचर होती है, उसमें पदार्थ में भी डुअल नेचर होती है, एक वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। और इसी को हम क्या कहे? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बोले या डी ब्रोगली परिकल्पना कहलाती है। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे देखो क्या करा। फॉर दिस इन्वेंशन डी ब्रोगली वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1929। अब देखिए यहाँ पे डी ब्रोगली साहब जो थे, साइंटिस्ट जो थे, इस आविष्कार के लिए डी ब्रोगली को 1929 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। जब वो इन्वेंशन किया, डी ब्रोगली ने जब रिसर्च करने के बाद, जब प्रयोग करने के बाद, जब उसका प्रयोग सफल हो गया कि पदार्थ का भी डुअल नेचर होता है, एक वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर, तब उसे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। अब आगे देखो यहाँ पे क्या करा है। He explained that small particles of matter like electrons, protons, and even atoms, when the move have a wave-like nature। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। डी ब्रोगली ने कहा कि देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया कि डी ब्रोगली ने कि पदार्थों के छोटे छोटे कण, हम जानते हैं कि हर पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? मोलिक्यूल, एटम से। एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जैसे कि आपको पता है, मन में इमेजिन करो आप कि एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जैसे कि वो डीएल में होता है। अब उसी प्रकार से छोटे छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो होता है, और यहाँ तक कि परमाणु जब गति करते हैं, जब हमारा गति करते हैं, तो गति करने से क्या होता है? उनकी प्रकृति, उसकी जो नेचर होती है, नेचर वे वेव जैसी हो जाती है। किसकी जैसी हो जाती है? वेव जैसे। फिर से सुन लो। डी ब्रोगली ने बताया कि पदार्थों के समझ गए? ये आप उम्मीद है ये समझ गए होंगे कि जब एटम गति करता है तो उसका क्या होता है? उसकी प्रकृति, उसकी नेचर हो जाती है वेव जैसा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे आप देखोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स थ्योरी, यानी कि जो प्लांक थे हमारा, प्लांक साहब, यानी कि प्लांक के थ्योरी के अनुसार अगर देखा जाए तो उसके थ्योरी के अनुसार यहाँ क्या बोला है? E इक्वल एच न्यू। एच न्यू है समीकरण, इक्वेशन 1 में रखिए इसको, एच न्यू हो गया। अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रिलेटिविटी थ्योरी, यानी कि दो थ्योरी को मिलके इसको बनाया गया। चलिए उस पर स्टडी करते हैं। अब आइंस्टीन का थ्योरी जैसे आपको पता है, E इक्वल एम सी स्क्वायर, समीकरण इक्वेशन 1 में रखे, इसको इक्वेशन 2 में, ये दोनों को मिलकर इसको बनाया गया। ये दोनों को मिला के बनाया गया यहाँ पे। चलिए उस पर देख लेते हैं।
अब यहाँ पे देखो क्या करा, वेयर ई इक्वल द एनर्जी अटैच्ड टू द पार्टिकल्स। यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि ई इक्वल होता है कण से संलग्न एनर्जी। अब देखो आगे यहाँ पे m इक्वल अमाउंट ऑफ मास, तो m जो है आपका द्रव्य यानी कि द्रव्य की मात्रा है। अब यहाँ पे देखो c क्या है आपका, जैसे कि c आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट है, तो उसी प्रकार इसके जाके आगे जाकर आप न्यूमेरिकल यहाँ पे फाइंड करोगे कि यहाँ पे आगे जाके देखते हैं, यहाँ इक्वेशन 1 एंड 2 में देखेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को अगर मिलाया जाए तो हमारा क्या आता है, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 m c स्क्वायर इक्वल h न्यू, एंड इसको हम इक्वेशन थर्ड में रखें। अब देखिए इसको जब हम इक्वेशन थर्ड में रखें तो यहाँ पे देखो आप एक चीज देख लो कि हम जानते हैं कि न्यू बराबर होता है आपका c अपॉन लेमडा, c अपॉन लेमडा। अब देखो ये c अपॉन लेमडा हो गया। अब आगे देखेंगे हम इसमें, आगे यहाँ पे देखो, या इसको हम ऐसे भी आप बोल सकते हो एम सी स्क्वायर एच इंटू सी अपॉन लेमडा, इस प्रकार से हो गया। या आपका हो गया यहाँ पे अगर mc को यहाँ पे रखोगे तो आपका यहाँ हो गया एम सी स्क्वायर, या ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा एच सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे देखोगे कि ये c और इसमें से c स्क्वायर जो इसमें से क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पे आपका हो गया आगे चल के, यहाँ पे आगे देख लेंगे हम आगे जस्ट, यहाँ हो गया आपका एम सी एच अपॉन लेमडा, यहाँ पे क्या हो गया आपका एच सी, सॉरी यहाँ पे हो गया आपका एच, यहाँ पे हो गया एच, सॉरी सी नहीं होगा, एच अपॉन लेमडा हो गया। अब आगे जाके इसको देखा जाए तो यहाँ हो गया लेमडा, ये इस प्रकार इधर चले आया तो हो गया यहाँ पे एच अपॉन एम सी हो गया। ये एच अपॉन एम सी को हम इक्वेशन 4 में रखे, ये इक्वेशन 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आगे चल के हमको पता चला ये जो सी है, सी की जगह हम भी रख सकते हैं, कैसे चलिए देखते हैं। जैसे आगे चल के आप देखोगे यहाँ पे क्या करा है, सिंस द नेचर ऑफ द पार्टिकल इज वेव लाइक सी कैन आल्सो बी रिप्लेस्ड भी। अब देखिए कहा जा रहा है यहाँ पे क्योंकि कण की प्रकृति तरंग जैसी होती है, जो हमारा पार्टिकल है उसकी प्रकृति किसकी जैसी होती है, पार्टिकल है उसकी प्रकृति तरंग जैसी है, इस तरह का, तो तरंग जैसी है, तो तरंग जैसी होने के कारण इसलिए सी को भी से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, सी को रिप्लेस भी से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। वही यहाँ पे करेंगे, चलिए वही यहाँ पे कर देते हैं, कर दो यहाँ पे आप, यहाँ पे वही यहाँ पे हम कर चुके हैं, यहाँ पे सी के जगह हम यहाँ पे बी को रख दिए हैं, जैसे कि आपको पता है एम बी यहाँ पे रख दिए, तो जिसे हम इसे क्या कहेंगे, मोमेंटम कहेंगे। तो एच अपॉन एम बी जो है आपका यानी कि संवेग जो हो गया बी हो गया आपका मोमेंटम, ये हो गया मोमेंटम। इसको इक्वेशन 5 में रखें, इसको इक्वेशन 5 में आप ऐसे करके रख सकते हो। चलो आप रख दो इक्वेशन 5 में इसको, चलिए हम रख दिए इक्वेशन 5 में। अब आगे देखेंगे, आगे चल के हम जानेंगे यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, इक्वेशन 5 itself इज कॉल्ड डी ब्रोगली इक्वेशन, और कहा जा रहा है कि इक्वेशन 5 ही डी ब्रोगली इक्वेशन है, यानी कि समीकरण 5 को ही डी ब्रोगली समीकरण कहा जाता है। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा, तो उम्मीद है। अब आगे चल के हम यहाँ पे जानेंगे तो वेवलेंथ। अब यहाँ देखिए वेवलेंथ, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वेवलेंथ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन मोमेंटम, ये हो गया। या यहाँ पे आप अगर मोमेंटम को इस तरफ लिख दो आप, तो चलिए हम लिख देते हैं मोमेंटम को आप लिखोगे यहाँ पे, जैसे कि हम लिख दिया मोमेंटम को अगर लिखा इधर तो मोमेंटम यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन वेवलेंथ, ये हो गया मोमेंटम यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन वेवलेंथ, ये हो गया। हम इसको कह सकते हैं कि तरंग दैर्घ्य यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन वेवलेंथ, ऐसे भी बोल सकते हो आप। ये दोनों में से ये इस तरफ भी होगा, मोमेंटम को इस तरफ लाएंगे इस तरफ, तो अगर इस तरफ लाएंगे तो इस तरह हो जाएगा 1 अपॉन वेवलेंथ। इससे हमको ये पता चला डी ब्रोगली सिद्धांत को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि किसी गतिशील कण का संवेग उसके तरंग दैर्घ्य के क्या होता है,
यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसे कर सकते हो। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे जैसे कि इसको हम एक्सप्लेन कर देता हूँ। द डी ब्रोगली प्रिंसिपल कैन आल्सो बी डिफाइंड इन सच अ वे दैट द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज एट इट्स वेवलेंथ। चलिए ये आपका हो गया। अब यहाँ पे ये आप इसको अच्छे से स्टडी करो। अगर नहीं समझे तो फिर से वीडियो रिपीट करके देखो, या नीचे में आप कमेंट कर सकते हो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आई होगी तो मैं आपको वहां पे रिप्लाई करूंगा। चलिए आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए इस चैनल पे बहुत जल्द और सब्जेक्ट जुड़ने वाला है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Please like and subscribe.